बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था नम्य विनिमय दर प्रणाली के गुण के बारे में हमें पढ़ना था। अभी तक हमने पढ़ लिया था विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें विदेशी मुद्रा जो है मिल सकती है, ये हमने पढ़ा था। यह है क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है भुगतान शेष हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रम से हम चल रहे हैं तो ये आपको बेहतर समझ आए। आप देखते हैं नम्य दर के गुण। नम्य विनिमय दर के गुण क्या होते हैं? देखिए, विदेशी मुद्रा के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब है नम्य विनिमय दर के गुण क्या होते हैं। नम्य विनिमय दर प्रणाली हमने देखा था ना, क्या होती थी? जो वह विनिमय दर प्रणाली थी जो कि मांग यानी मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित थी, जिसकी दर उसे हम नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विदेशी मुद्रा का जो है मुद्रा का भंडार नहीं करना पड़ता है, और साथ ही यहाँ पर संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है। आवंटन मतलब बढ़ जाता है, संसाधनों को अच्छे से बांटा जा सकता है। उसके बाद देखिए, भुगतान संतुलन में खाते में स्वतः ही समायोजित होती है। इसमें भुगतान संतुलन को मतलब स्वयं से ही ये समायोजित हो जाती है, इसमें जो है अलग से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यापार और यहाँ पर पूंजी आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। व्यापार में जो पूंजी के आवागमन में आने वाली रुकावट होती है उसको दूर करता है कौन? नम्य विनिमय दर प्रणाली। तो यहाँ पर 4 गुण हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नम्य विनिमय दर प्रणाली के गुणों की चर्चा कीजिए या बताइए, व्याख्या कीजिए, कुछ भी आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, विदेशी मुद्रा के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपको एक अलग से भंडार नहीं बनाना पड़ता है जहां पर विदेशी मुद्रा को एकत्र किया जाए और संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है, संसाधनों को सभी लोगों तक अच्छे से बांटा जा सकता है। भुगतान संतुलन खाते में स्वतः समायोजन होता है, यानी भुगतान संतुलन का खाता है उसमें स्वयं से समायोजित हो जाता है। व्यापार और पूंजी आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर करता है, तो रुकावटों को दूर करता है। तो चलिए अब देखते हैं नम्य विनिमय दर शेष, यानी नम्य विनिमय दर शेष दोष। नम्य विनिमय दर के से दोष क्या होते हैं, यानी जो अभी हमने देखा कितने कितने फायदे होते हैं, अब दोष भी देखते हैं। तो 2 दोष हैं यहाँ पर। विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता रहती है, मतलब जो विनिमय दर है कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है, तो यहाँ पर बदलती रहती है, तो अस्थिरता रहती है, मतलब एक स्थिर स्थान पर नहीं रहती है। उसके बाद सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, यानी वो सोच लेते हैं, उनको पता रहता है जैसे कि अब इनकी दर बढ़ेगी तो पैसा शेयर खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद वो बाद में जब दर बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से सट्टेबाजी करते हैं लोग। ठीक है, अगर आपको शेयर के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा शेयर के बारे में, आपने अगर कॉमर्स ले रखी है तो बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा शेयर के बारे में। ठीक है, तो अगर नहीं ले रखी है कोई बात नहीं, शेयर के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा शेयर क्या होता है। तो यहाँ पर हम शेयर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे नम्य विनिमय दर के निर्धारण। तो यानी नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा? देखिए, नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। जैसा कि मैंने बताया, नम्य विनिमय दर प्रणाली में क्या होगा, यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण जो होगा, दर का निर्धारण जो होगा वो कौन करेगा? बाजार की शक्तियां करेंगी, बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो संतुलन विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति, मांग यानी विदेशी मुद्रा, यहाँ लिखा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, यानी संतुलन विनिमय दर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको देखिए कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है, बस आपको याद रखना है, ये सिंपल सा है। नम्य विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, किसे कहते हैं, जिसमें इसकी जो विनिमय, इसके अंतर्गत जो होता है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, जो विदेश की जो विनिमय दर होती है उसका निर्धारण जो होता है यहाँ पर बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि विदेशों की विनिमय दर का निर्धारण, यानी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किसके द्वारा होता है? विदेशी विनिमय दर क्या होती है? अब देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या होती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि विदेश में
हमारे देश की मुद्रा और उसके उन विदेश की मुद्रा में कितना अंतर है, उसको विनिमय करना यानी तुलना करनी है। ठीक है, आदान प्रदान करना एक दूसरे के साथ, तो वो विनिमय हो जाता है। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। विदेशी विनिमय की मांग वक्र जो है, विदेशी विनिमय का मांग वक्र ढाल की मतलब ऋणात्मक ढाल का होता है, ऋणात्मक ढाल की होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मांग वक्र देखेंगे ना तो ऋणात्मक ढाल का होगा। यहाँ से डी से देखिए मांग वक्र, ये डी है डिमांड वाला और ये है एस सप्लाई वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी जो है नीचे की तरफ है और एस यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ है। तो इसको अभी हम बाद में देखते हैं। विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर में धनात्मक प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर में धनात्मक प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल की होती है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि जो विदेशी विनिमय की पूर्ति और विनिमय दर में धनात्मक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, इसलिए इसे विनिमय दर की पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। विनिमय दर का पूर्ति वक्र क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक ढाल वाला होगा। ये देखिए, ये पूर्ति वक्र है, यहाँ पर ये पूर्ति वक्र है, तो ये धनात्मक ढाल वाला है, ये है। उसके बाद वैसे ही विदेशी विनिमय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। यहाँ पर मांग वक्र क्या है, ये मांग वक्र है, ये ऋणात्मक है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मांग वक्र ऋणात्मक और सप्लाई वक्र जो है, पूर्ति वक्र जो है धनात्मक होता है। अब देखिए, दोनों वक्रों के अंततः जो है क्रिया द्वारा संतुलन किया जाता है। अंतः क्रिया द्वारा संतुलन विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो दोनों अगर ये इनके द्वारा डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के माध्यम से जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। ये मांग का वक्र है और ये पूर्ति का वक्र है। तो इन दोनों के माध्यम से ही विनिमय दर का निर्धारण होता है। देखिए विनिमय दर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर आपको विनिमय दर लिखी हुई मिल जा रही है, ये रही विनिमय दर, और यहाँ पर आपको विनिमय दर मिल गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जा रहा है पॉइंट, ये जा रहा है पॉइंट, तो इस पॉइंट से क्या हुआ, विनिमय दर आपकी निर्धारित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्धारित हुई। अब देखते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं संतुलन की, यानी संतुलन विनिमय दर क्या है। संतुलन विनिमय दर क्या होती है, संतुलन विनिमय दर क्या होती है, वह विदेशी विनिमय दर जिस पर विदेशी विनिमय दर की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, संतुलन विनिमय दर कहते हैं। ऐसी विनिमय दर, यानी एक दर की बात करी है, ऐसी विनिमय दर जिसमें विदेशी विनिमय दर और मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर संतुलन विनिमय दर। ठीक है, ऐसी दर जिसमें मांग और पूर्ति बराबर होती हैं, उसे उस विनिमय दर को हम कहते हैं संतुलन विनिमय दर। संतुलन शब्द से मतलब जिसमें मांग और पूर्ति बराबर है, तो उसे संतुलन विनिमय दर कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया ये। उसके बाद आता है प्रबंधित ऋणशीलता। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ देता है। यानी देखिए, इसके पास पावर है कि ये विनिमय दर को निर्धारित कर सकता है। ठीक है, मतलब ये बता सकता है ये कि मतलब 1 रुपए की वैल्यू दूसरे विदेशी देश के मुकाबले कितनी होनी चाहिए, ये निर्धारित कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है, अगर ये एक कदम उठाता है कि विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को ये बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है। बाजार की शक्तियां कौन सी हैं, पहली है मांग, दूसरी है पूर्ति। तो मांग और पूर्ति पर अगर केंद्रीय बैंक फैसले को छोड़ देता है कि उसकी मांग और पूर्तियों की शक्ति, बाजार की शक्तियां जैसे मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होगी दर, तो यहाँ पर उसी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर परंतु यहाँ पर समय समय पर आवश्यकता के अनुसार दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। तो यहाँ पर अगर कोई परिवर्तन इसको अच्छा नहीं लगता, अगर इसमें कोई इसको लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करना है, यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, तो ये हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब इसमें बदलाव कर सकता है। जब विदेशी विनिमय की दर अत्यधिक निम्न हो तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय का क्रय करना शुरू कर लेता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब
विदेशी विनिमय दर की अत्यधिक कम होती है, यानी विदेशी की विनिमय दर कम होती है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, यहाँ पर क्रय करना शुरू करता है, विदेशी विनिमय को पैसे खरीदना शुरू करता है, क्योंकि जब उसकी दर कम है तो खरीद लेगा, आगे चल के उसकी दर बढ़ेगी तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक को फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर जब विदेशी विनिमय दर की अत्यधिक होती है तो विदेशी विनिमय का विक्रय शुरू कर देता है। जब अधिक दर होगी, मतलब अधिक दर बढ़ गई, मान लीजिए इसने विदेशी विनिमय दर 1 रुपए में खरीदी थी, मतलब यहाँ पर क्या देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है ये देश जो है, ये देश है, 2 देश हैं, और यहाँ पर जो 70 रुपए कीमत है 1 रुपए की। तो यहाँ पर जैसे ही इसने क्या करा, यहाँ पर इसको पता चला ये 70 रुपए से 65 रुपए हो गया, मतलब इसकी दर गिर गई है। ठीक है, दर गिर गई तो ये क्या करेगा, जल्दी से जाएगा इसकी करेंसी को खरीद लेगा। ये देश क्या करेगा, इसकी देश, ये भारत देश, जैसे कि भारत देश है 1 रुपए है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये खरीद लेगा जा करके। तो ये खरीदने के बाद यहाँ पर ये रख लेगा अपने पास। ठीक है, ये रख लेगा तो उसके बाद इसके पास पैसा रहेगा, और यहाँ पर जब इसको लगेगा कि इस वैल्यू जो है यहाँ पर इस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 70 रुपए से 70 हो जाएगी, या फिर 65 है 70 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, तब ये जाकर इसमें बेच देगा, मतलब पैसे वापस दे देगा। तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए के हिसाब से देखिए यहाँ पर कितना प्रॉफिट। अगर 75 रुपए हो जाती है ना, मान लीजिए 70 ही हो जाती है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर आप 1 रुपए के हिसाब से देख रहे हैं, ये होता है करोड़ों, लाखों और मिलियन में। ठीक है, तो ये इस तरह से हिसाब होता है और बहुत ही फायदा हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर दर बढ़ जाएगी तो एक देश की जैसे दूसरे देश की दर कम हो गई तो वहां पर जाकर खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि बढ़ेगी तो वो अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद वो जब बढ़ती है तो बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, देश को फायदा होता है। ये एक तरह से क्या होता है, जुआ खेलने जैसा होता है, सट्टा जैसा, क्योंकि अगर ये भी हो सकता है कि देश की वैल्यू बढ़े ना, तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन मतलब जब एक देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाती है, मतलब जो है बाह्य मूल्य घटाती है। जब एक कोई सरकार जो होती है, अपने किसी भी देश की सरकार हो, जब वो अपनी करेंसी का, अपनी जो है मुद्रा का मूल्य जो घटा देती है, मुद्रा का मूल्य जब घटा देगी तो अवमूल्यन कहलाता है। तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, इससे आयात महंगी होती है और निर्यात सस्ती हो जाता है, यानी आयात करना महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। अब देखिए अधिमूल्यन क्या होता है, जब सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ाती है। अब देखिए यहाँ पर बाह्य मूल्य को बढ़ा देती है सरकार, क्या करेगी, अपनी करेंसी को मूल्य को बढ़ा देगी, तो यहाँ पर मुद्रा अधिमूल्यन कहलाता है, यानी अधिमूल्यन हो गया, मुद्रा की मूल्य को बढ़ा दिया गया, अधिमूल्यन मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर में होता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा के मूल्य ह्रास की। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा घरेलू मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा के मूल्य की सापेक्ष गिरावट आती है, तो उसे मुद्रा का मूल्य ह्रास कहलाता है। मतलब जो है एक देश की तुलना में दूसरे देश की, मतलब एक देश की तुलना में दूसरे देश की जो है मूल्य करेंसी में जो है करेंसी के मूल्य में जो परिवर्तन होता है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब मूल्यह्रास हो गया, मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आना ही मूल्यह्रास कहलाता है, वो भी तुलना में सापेक्ष रूप से आना चाहिए। अगर सापेक्ष रूप से आता है, विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष रूप से गिरावट आती है किसी देश के मूल्य, देश की करेंसी की मुद्रा में, यानी देश की मुद्रा में, तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे। अब देखते हैं मुद्रा की मूल्य वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार चल रहा है, मुद्रा की मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग यानी मांग और पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष, यानी घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ोतरी होती है, तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि कहेंगे।
यानी विदेशी मुद्रा बढ़ जाती, घरेलू मुद्रा बढ़ जाती विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। और अगर गिर गई तो यहाँ पर मूल्यह्रास कहते हैं। आपने देखा था ना, यहाँ पर मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। मतलब यहाँ पर हमने भुगतान शेष का जितना भी मेन टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगली वीडियो हम क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में देखिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे। और यहाँ 1 नंबर के पढ़ेंगे, 3 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के, हम सारे क्वेश्चन इसमें वीडियो में कवर करेंगे, सीरीज में कवर करेंगे। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है कि आपके जो है नंबर कम नहीं आने चाहिए, कम से कम 90-80 जो है आने चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरा रिवीजन यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक करा नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है पूरा क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, पूरी सीरीज, और हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। जल्दी ही इसमें जो है मैथ्स की वीडियो भी आ जाएंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है। यहाँ पर अभी आपको केवल इकोनॉमिक्स का है जो पूरी प्रिपरेशन आपको मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आपको कराएंगे विदेशी विनिमय किसे कहते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से इम्पोर्टेंट बता दूंगा, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप उन्हें टिक मार्क कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।